हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्ट की जाती है टू कैरी आउट एन आर्बिट्रेरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी बुकलेट को प्रिंट करने का आप ऑप्शन कमांड दे सकते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक आर्बिट्रेरी सेट होता है, उसके ऑपरेशन उसको फॉलो करते हैं। वो ऑपरेशंस लॉजिकल भी हो सकते हैं, अर्थमेटिकल भी हो सकते हैं। अर्थमेटिकल में क्या ऑपरेशंस आते हैं? आपके प्लस माइनस आ जाता है। लॉजिकल में क्या आता है? ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। ऐसी डिवाइस को कंप्यूटर डिवाइस बोला जाता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को फॉलो करके जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उनको फॉलो करने का काम करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की? अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो मुझे बेसिक सी है, पता है, लेकिन जब हम थर्ड सेशन में पहुंच रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आपको आती हैं, इसलिए ये चीज़ें करनी जरूरी है। सभी को पता है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए मैं उनको स्किप कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होंगी? जब साथ ही लेक्चर है तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए चीज़ों को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? स्पीड। स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज वेरी हाई एज सिग्नल passes एट स्पीड ऑफ लाइट। सिग्नल्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। जो आपका फोटोन्स की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, उस स्पीड से कम्युनिकेशन जो होता है, स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन है, जो कैलकुलेशन की स्पीड है, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल पहुंच जाती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी डन इन अ सेकंड। ये आपको पता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन सेकंड्स के अंदर हो जाती है। और जो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है उसे बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। सबसे फास्ट मतलब जो बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशंस को सेकंड्स के अंदर करके दिखाया जाता है। इसीलिए तो ब्रॉडकास्ट वगैरह होता है या जो फोरकास्टिंग होती है वो सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा की जाती है। एक्यूरेसी 100% होती है। इसमें किसी भी तरीके के एरर का स्कोप नहीं है, बशर्ते हमारी ह्यूमन एरर कोई ना हो। अगर हमने प्रोग्राम ही गलत लिख दिया है, प्रोग्राम ही इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर डाला है वो गलत है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट गलत आएगा। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसकी वजह से कोई गलती हो जाएगी। ये हाईली एक्यूरेट होता है। इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज। स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड कैन बी रिट्रीव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके 6 महीने पहले सेव की हुई आपके फोल्डर में चीज़ जाके देख सकते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे वो डिलीट नहीं होगी। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? कंसिस्टेंसी है, ये काम करते हुए थकता नहीं है, ऑटोमेटिक ऑपरेशंस होते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? चार्ल्स बाबेज को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जो ईडेक आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ABC नाम है ये इसका, एटेंसॉफ बेरी कंप्यूटर। फर्स्ट पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो फर्स्ट किसी पर्पस के लिए यूज़ किया गया था वो ENIAC था। ENIAC की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार आपसे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जनरेशन देख लेते हैं, ईयर याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 46 से 59। इसको याद कैसे रखने का तरीका क्या होता है? 5-7 बार गिनती लिख लीजिए। 46, 59, फिर आता है आपका 65 और 71, और लास्ट में आपका आता है 80। ठीक है, तो पहली जनरेशन ये, दूसरी जनरेशन ये, तीसरी जनरेशन ये, चौथी इसके बाद आ गई थी। ठीक है, 80 के बाद जो भी थी वो आपकी 5th जनरेशन थी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? फर्स्ट जनरेशन आपकी 46 से 59 थी, दूसरी 59 से 65, 65 से 71, 71 से 80, और उसके बाद आपकी 5th जनरेशन थी। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे, बैच प्रोसेसिंग हुआ करती थी, मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RRB वगैरह में या इस टाइप के एग्जाम्स जो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं उसमें आपसे नहीं पूछा जाता कि भाई बताइए आपका जो ENIAC था वो कौन सी जनरेशन का था। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने के बजाय आपका जो नॉलेज है कंप्यूटर के अंदर वो चेक किया जाता है। दूसरा ये सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो NPN PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर्स वगैरह आपको पता होंगे। तो ठीक है, ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? मल्टी बैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए गए थे। मैग्नेटिक मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक कोर मैग्नेटिक टेप बेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद जो हाई
हाई लेवल लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ की गई थी। यहाँ पे क्या मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो फोर्ट्रान फोर्ट्रान क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज किए गए थे। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स, यहाँ पे वीएलएसआईसीज यूज किए गए थे, ठीक है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह जो थी आपकी। थर्ड जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग हुआ करती थी, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ करती थी। फोर्थ में आपका सेमीकंडक्टर चिप्स यूज किए जाने लगे। सेमीकंडक्टर जो आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो लैंग्वेजेस थी उनमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ में ही डिफरेंस आया था। यहाँ पे मशीन लैंग्वेज थी, यहाँ पे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। ये भी बताते हैं हम यहाँ पे आपको कि क्या आपको नहीं करना है, किन चक्करों में नहीं पड़ना है। प्रेजेंट जनरेशन जो है, फिफ्थ जनरेशन, वो आपकी 1980 से लेके अब तक चल रही है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसके अंदर यूज़ किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी कि C++, .NET या जावा आपकी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल्स क्या है, लैपटॉप डेस्कटॉप्स आप जो यूज़ करते हैं वो है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है जो स्मॉल इनएक्सपेंसिव होता है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। इनएक्सपेंसिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो आपके करोड़ों में आते हैं, ठीक है। तो इन उनके कंपैरिजन में ये, और जिस हिसाब की टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से तो इनएक्सपेंसिव ही है ये, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। पॉपुलरली यूज्ड एट होम्स फॉर प्लेइंग गेम्स और सर्फिंग द इंटरनेट। वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं आप, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स डाटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, दीज वर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क बट नाउ लॉस्ट पॉपुलैरिटी ड्यू टू एडवेंट ऑफ पीसीज। क्योंकि आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए हैं जिनमें आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मिनी कंप्यूटर का चलन अब खत्म हो गया है, जो कि स्पेशली किसी डिजाइन किए जाते थे टास्क के लिए, स्पेशल टास्क के लिए ही इनको तैयार किया जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होते हैं और आपके लार्ज स्केल होते हैं, ठीक है। ये एक कमरे की जगह भी घेर लेते हैं। आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया पावरफुल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और यूज्ड फॉर applications that requires large amount of mathematical computations। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन लार्ज स्केल की जब चाहिए होती है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है जिसमें आप लाखों संभावनाएं लेके चलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या रिजल्ट बनने वाला है, ऐसा हुआ तो क्या रिजल्ट बनने वाला है, तो इसमें आपको लाखों कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और माइक्रो सेकंड्स के अंदर करनी होती है, नैनो सेकंड्स के अंदर आपको करनी होती है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, फ्लूइड डायनेमिक्स होगी, वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपके सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या है, 4 बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। हार्डवेयर आपको जरूरत पड़ती है, जो आप कमांड्स दे रहे हैं या जिनसे आपको कमांड देनी है, या जो रिजल्ट आता है उसका आउटपुट चाहिए आपको, तो उन्हें बोला जाता है हार्डवेयर, जो फिजिकली आपको प्रेजेंस दिखाएंगे उस डेटा की। सॉफ्टवेयर होता है एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, एक प्रोग्राम लिख दिया जाता है, ठीक है, और प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन को एक सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, आप जब कहते हैं कि फ़ोन में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि iOS 13 है, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क के लिए एक प्रोग्राम हो गया, दूसरे पर्टिकुलर टास्क के लिए एक प्रोग्राम हो गया, तीसरे पर्टिकुलर टास्क के लिए एक प्रोग्राम हो गया। तो मान लीजिए कि कॉलिंग के लिए एक प्रोग्राम लिख दिया गया है, ठीक है, एक गेम खेलने के लिए प्रोग्राम लिख दिया गया है, एक फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा का प्रोग्राम लिख दिया गया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेव करने का प्रोग्राम लिख दिया, उन सब का कॉम्बाइन करके एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो यही तो होता है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है। डेटा, डेटा किसे बोलते हैं, डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स वो रीड किए जाते हैं, ठीक है। यूजर क्या होता है, वो लोग जो उस कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सर्टेन रिजल्ट्स और आउटकम्स के लिए कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है यूजर्स। तो जो एक जर्नी होती है सॉफ्टवेयर के नीचे, सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सिस्टम को चलाने के लिए होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका स्प्रेडशीट हो गया, ठीक है, तो कोई वेब ब्राउजर हो गया। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम मतलब आप फोन का एग्जांपल ले लीजिए या विंडोज़ ले लीजिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, विंडोज़ OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे, ठीक है।
तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उस सिस्टम को चलाने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बिना एप्लीकेशंस के फ़ोन चल जाता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका फ़ोन नहीं चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जो बेसिक जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपकी ज़रूरत पड़ती है फ़ोन के अंदर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी लगे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर होते हैं। वो आपके जो असेंबलर होता है वो असेंबली, चलिए इसके अंदर डीप में जाएंगे, आगे जाएंगे, इसी लेक्चर के अंदर ही जाएंगे, ठीक है। कंपाइल करने का काम कौन करता है, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों करवाया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि बताइए, वेब ब्राउज़र जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर, एक इनपुट यूनिट होती है, ठीक है, एक आपका आउटपुट यूनिट होती है, ठीक है। उसके बीच में आपका सीपीयू होता है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। आपने कोई डेटा रखा, उसको मेमोरी यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिकल, जो अगर किसी तरीके का ऑपरेशन होना है, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको कमांड देगा कि भाई इस तरीके के ऑपरेशन किए जाने चाहिए, और उसके बाद वो आपको आउटपुट मिल जाती है। इनपुट क्या होती है, वो कमांड जो एक यूज़र के द्वारा दी जाती है। अब यूज़र की डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी गई है कि वो जो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होता है। अब कमांड इनपुट आउट डिवाइस कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है आपकी, उसके अंदर सारे जो ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। उसके बाद उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मुझे तो बाइनरी फॉर्म में नहीं चाहिए ना डाटा, मुझे तो एक इमेज की तरह वो दिखना चाहिए, या मुझे कोई किसी तरह इंग्लिश की लैंग्वेज में दिखना चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज में चाहिए मुझे, मतलब तो यही हुआ मेरे कहने का। तो वो उसके अंदर चेंज करके, कंपाइल करके डाटा फिर मेरे को मिलता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। आउटपुट डिवाइस मेरी मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ठीक है। Central processing unit, control unit, arithmetic logic unit, or memory units are collectively known as central processing unit. Early CPUs were composed of many separate components, but since mid 70s, CPUs have typically been constructed on a single integrated chip नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के तौर पे ये एक सिंपल, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ आता है, क्योंकि लैपटॉप में देखिए आप सीपीयू कहाँ पे दिखेगा, आपको दिखता ही नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं उसके अंदर। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंप्यूटर के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करने का काम होता है, कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक है। ये जो रीड करता है डेटा को, उसको इंटरप्रेट करता है, डिकोड करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफॉर्म करता है, और कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि कौन से पार्ट को क्या काम करना है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट दो तरीके का होता है, एक अर्थमेटिक, एक लॉजिकल। अर्थमेटिक में आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं। लॉजिकल में आपका बुलियन लॉजिक गेट्स आगे, जैसे कि एंड, और, जोर, नोट। लॉजिकल गेट भी करवाए जाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो सारे आपके अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में होते हैं। लॉजिकल यूनिट में लॉजिक गेट्स होते हैं आपके, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, तो वो सारे लॉजिकल में काउंट होते हैं। अर्थमेटिक का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो आपका अर्थमेटिक के अंदर काउंट होता है। तो ये था हमारा जो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में आपको मैं एक्सटेंशन तक ले जाऊंगा कि .jpg का मतलब क्या होता है, .xls का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओली बोर्ड इज द न्यू ब्लैक, सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर, ओरिजिनल ग्रुप को आप ज्वाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर ऑलरेडी काम कर रहा है, करंटली जिस पे काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी आपकी लिमिटेड होती है। डेटा आपका चला जाता है जब आप पावर को स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी, अब देखिए कंप्यूटर और फ़ोन कोई बहुत फ़र्क नहीं होता, ठीक है। वो आपके पाम कंप्यूटर है जो आप स्मार्टफोन हाथ में लिए रखते हैं, है तो वही कंप्यूटर का मतलब कोई ये थोड़ी है कि कोई बक्सा है उसके ऊपर तार लगे हुए हैं वैसा दिखेगा, उसी को ही कंप्यूटर बोलेंगे। ये एक
लेमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि भाई उसे तो लग सकता है, लेकिन एक समझदार इंसान को जिसे पता है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है, तो वो तो ऑब्वियसली आपका फ़ोन भी एक कंप्यूटर है। जैसे कि अगर किसी को हम कहें कि जितने भी आपको आकाश में तारे दिख रहे हैं और एक आपको जो सूरज दिख रहा है उनमें कोई फर्क नहीं है, दूसरे को लगेगा कि भाई सूरज तो सूरज है, तारे तारे हैं। लेकिन अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा उसे पता होगा सूरज भी एक तारा है, बस उन तारों में और इस सूरज में फ़र्क एक है कि ये हमारे सबसे नज़दीक तारा है। बस वही कॉन्सेप्ट समझिए आप चीज़ों का। तो आपका जो फ़ोन है, जब आप उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेते हैं, तो अगर आप कोई भी चीज़ आपने पहले कॉपी की हुई थी, कॉपी कैसे कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं कोई चीज़ को, उसके बाद स्विच ऑफ कर लीजिए, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे, तो क्या वो चीज़ आप पेस्ट कर पाएंगे? हाथों हाथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका कैशे मेमोरी के अंदर था और वो आपका रैंडम मेमोरी के अंदर पड़ा था। ठीक है, और वो डाटा जैसे ही आपने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया तो सब इरेज हो गया। तो इसका मतलब, लेकिन जो आपका फाइल मैनेजर के अंदर पड़ा था डाटा वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ा है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रैम आती है। ठीक है, तो और जो रोम आती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। तो किसी को अगर पता ना हो रैम रोम, तो आपने फ़ोन देखा होगा कि इकट्ठा बोला जाता है कि 8 GB 128 GB, ठीक है, 16 GB 256 GB। तो जो शुरू में बोला जाता है वो आपका रैम होता है, बाद में बोला जाता है वो आपका रोम होता है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो रैंडमली आप एक्सेस करने के लिए उस मेमोरी को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आप बहुत कम डाटा पे रेगुलरली काम कर रहे होते हैं, इसीलिए वो कम होती है। रोम जो आप फ्यूचर यूज़ के लिए या आप स्टोर करने के लिए डाटा को यूज़ करते हैं, वो उसके लिए आपको ज़्यादा डाटा की जरूरत, मेमोरी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो बड़ा होता है मेमोरी। ठीक है, उसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए, उसमें क्या होता है, सिर्फ आप रीड करते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर रहे होते रैंडमली आप। ठीक है, तो ये जनरली मेडअप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है, जो आपकी कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। बिल्कुल रैम के बिना तो कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो आप पावर ऑफ करके ऑन करने पे बिल्कुल इरेज हो जाती है। दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, या आपका दूसरा होता है रोम। तो बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका रैम आता है और रोम आता है। ठीक है, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी जो जितनी भी एक्सटर्नल मेमोरीज होती है, जैसे कि आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं, ठीक है, या आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो उस तरीके के जो मेमोरीज होती हैं जो एज ए बैकअप आप यूज करते हैं, उन्हें सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, तो इनबिल्ट जो आपकी मेमोरी आती है वो प्राइमरी मेमोरी आती है, उसको एक्सटेंड करने के लिए आप एक्सटर्नल मेमोरीज को यूज करते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। रैम क्या होता है? एक इंटरनल मेमोरी है ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। तो जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो आपका रैम में इंस्टॉल होता है। ठीक है, तभी तो आप जब कोई, जैसे कि कुछ बच्चे गेम खेलने में ज़्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि रैम कितनी है उस फ़ोन की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट जो पार्ट होगा उस गेम का वो रैम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अगर रैम ज़्यादा है उस फ़ोन की तो उसका जो फ़ोन है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथली काम कर पाएगा उस गेम के प्रति। ठीक है, तो ये आपकी रीड एंड राइट मेमोरी होती है जो स्टोर करती है डेटा को जब तक ये मशीन चल रही होती है। कुछ जो टाइप्स हैं वो है आपका डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस डी रैम मतलब सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो डायनेमिक इंडिकेट करता है वो कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती रहती है और ये अपना कंटेंट लूज कर देती है। ठीक है, दूसरी एक है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो फास्टर है और लेस वोलेटाइल है डी रैम से, लेकिन इसको थोड़ी सी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है आपकी। ठीक है, इट नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड लाइक डी रैम। इसको रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है डी रैम को, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो ये आपका एस डी रैम है ये दोनों से ही ऊपर होती है। ये इस तरीके की डी रैम है जो मच हाइयर क्लॉक स्पीड पे काम करती है। ठीक है, रोम क्या होता है? रोम आपकी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, रोम आपका फिक्स्ड मेमोरी होती है जो आपकी स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उसको इरेज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगी। इसमें ऑप्शन क्या क्या आता है? आपका मास्क्ड रोम आता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती है आपकी, और ईपी रोम आती है, और डबल ईपी रोम आती है। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, याद रखिएगा। एम रोम का मतलब मास्क्ड रोम, मास्क्ड रोम का मतलब इसमें प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हें बोला जाता है मास्क्ड रोम। ये इनएक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारा
डेटा फिक्स्ड होता है और हार्ड वायर्ड डिवाइसेस होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं मास्क्ड रोम। लेकिन आज के ज़माने में वायर्ड डेटा कौन उठा के फिरेगा इधर उधर, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे कि विस्तार होता गया चीज़ों का, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आई। इसमें क्या होता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है किसी भी यूज़र के द्वारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जो बायर होता है वो उसे ब्लैंक पी रोम को परचेज करता है, उसके बाद डिजायर्ड कंटेंट के तौर पे उसे यूज़ कर लेता है, एक ही बार मॉडिफाई की जा सकती है। उसके बाद आती है आपकी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से पता चल रहा है कि डेटा को इरेज किया जा सकता है, फिर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट्स के आसपास होती है। इसको इरेज किया जा सकता है अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर डाल के, ठीक है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। इसका मतलब आपको अल्ट्रावायलेट लाइट डालने की बजाय आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली भी इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं 10,000 टाइम, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप इसे इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इरेजिंग और प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ 4 से 10 मिली सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में जो चल रही है वो ये चल रही है, ठीक है। और इसमें जो 40 मिनट तक अल्ट्रावायलेट लाइट में रखने वाला आज के ज़माने में कौन वेट करेगा इतना। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो आपका आता है वो आपका जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसे बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपकी पेन ड्राइव हो गई, तो उन्हें सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। कैशे मेमोरी जो होती है वो आपकी वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो स्पीड अप करती है सीपीयू को। जैसे कि आप कोई भी आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप कोई भी कॉपी करते हैं डेटा, तो वो जब तक पेस्ट नहीं होता तो वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है कैशे मेमोरी के अंदर, ठीक है। जब आप मेमोरीज को इसको रिफरेंस करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की वो ज़्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये बफर की तरह काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स जो हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बिट, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट। बिट होता है आपका एक बाइनरी डिजिट 0 या 1 फॉर्म में होता है। पैसिव एक्टिव स्टेट बोला जाता है 0 और 1। एक्टिव स्टेट कौन सी होती है आपकी, 1 होती है, 0 आपकी पैसिव स्टेट होती है, ठीक है। फिर होता है निबल। 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 2 निबल में कितने बिट हुए, ठीक है। तो 2 निबल के अंदर आपके 8 बिट हुए, क्योंकि एक निबल में 4 बिट होता है। और जब 8 बिट हुए तो उसे तो हम बाइट बोल देते हैं, तो 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट इज कॉल्ड एज बाइट, ठीक है। बाइट स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक डेटा को फॉर्म या करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो 8 बिट का 1 बाइट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। एक वर्ड, वर्ड क्या होता है, एक कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट, जैसे कि आपको वर्ड दिख रहा है, ये ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स होता है जो प्रोसेस किए जाते हैं यूनिट के द्वारा फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के लिए तो ये बिट्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर में ये वेरी कर सकते हैं, उसके जिस हिसाब का प्रोग्राम उसके अंदर लिखा हुआ है। प्रोग्राम लिखा हुआ मैं बार बार कहता हूँ तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने फोर्ट्रान लैंग्वेज पढ़ी है तो उसे पता होगा कि प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर स्टोर करता है इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। ए वर्ड माइट बी स्मॉल एज 8 बिट, कम से कम 8 बिट का होता है। 1 बाइट का एक वर्ड कम से कम होता है, ठीक है। यानी कि और लंबा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 96 बिट तक चला जाता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट की मैंने आपको एक ट्रिक भी करवाई हुई है, ठीक है। ये देखिए 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, किलो बाइट मतलब किलो मतलब 1000 नहीं होता, 1024 होता है यहाँ पे। मेगा बाइट में कितने होते हैं, 1024 KB आता है। उसके बाद गीगा बाइट। तो अब ऊपर वाले तो आपको याद रह जाते हैं, लेकिन यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। देखिए गांधी जी ने, सबने किया अपने अपने लेवल का काम, जो उस टाइम में जो किया जाना चाहिए था। तो हम उसमें नहीं घुसते हैं कि ठीक किया कि गलत किया, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ठीक किया गया होगा उस टाइम के समय के अनुसार, ठीक है। तो जो काम किसी ने अच्छा किया और उसके बाद अगर किसी की पत्नी की उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं हो जिस हिसाब से उनका किया जाना चाहिए, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ट्रिक बताने के लिए कर रहा हूँ, और ज़्यादा चीज़ों में दिमाग मत घुसाइएगा। नंबर लेने हैं तो ट्रिक करनी पड़ेगी। गांधी तेरी पत्नी की, गांधी तेरी पत्नी की ऐसी जिंदगी वाई,
ठीक है, कि आपने तो इतने अच्छे काम किए लेकिन आपकी पत्नी को उस हिसाब के पुरस्कार नहीं मिले हैं अभी तक किसी ने ये पूछा। तो गांधी से गीगाबाइट, तेरी टेराबाइट, पत्नी पेटाबाइट, ई एक्साबाइट, जेट जिंदगी जेटाबाइट और वाई से योटाबाइट। ठीक है, अब जैसे ही आपको पता चला कि पी वाला पूछा गया तो 1024 इसी के ही लगेंगे ऊपर वाले के। ठीक है, तो पी के सामने 1024 टेराबाइट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट में क्या होता है कि जो आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है वो लॉजिकल गेट को यूज करता है। कैसे कि लॉजिकल गेट आपको अगर कितने तरीके के गेट होते हैं आपके जो मेनली यूज होते हैं, वो आपका एक नोट गेट होता है, एक नैंड गेट होता है। देखिए नोट गेट, फिर आता है और गेट, फिर आता है एंड गेट, फिर इनके कॉम्बिनेशन से नोट और एंड से बन गया नैंड गेट, नोट और से बन गया आपका नोर गेट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आउट इनपुट नोट गेट में क्या होता है, हमेशा उल्टा कर देता है। ठीक है, जीरो डाला आपने मतलब पैसिव स्टेट डाला तो एक्टिव कर देगा, एक्टिव डाला तो पैसिव कर देगा। जीरो को वन आउटपुट मिलेगी, इनपुट अगर वन है तो आपको जीरो मिलेगी। और में क्या होता है, और जब हम किसी में कहते हैं, ठीक है, ए और बी प्रोबेबिलिटी में जब आप और कहते हैं तो आप प्लस का निशान यूज करते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे, और आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जीरो और वन के अलावा हमारा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो वन और वन जुड़ेंगे तो मैक्सिमम जो हम डाल सकते हैं वो टू तो डाल नहीं सकते, तो वन डाल दीजिए। जीरो और जीरो डालेंगे तो जीरो ही मिलेगा, तो दोनों का जोड़ कीजिए। जीरो और जीरो डालेंगे तो प्लस करने पे जीरो आया, वन और जीरो डालेंगे तो प्लस करने पे वन आया, जीरो और वन डालेंगे तो प्लस करने पे वन आया, वन और वन डालेंगे तो प्लस करने पे टू की बजाय वन आएगा मैक्सिमम। अब कुछ लोग इसको याद करवाने का तरीका ये कहते हैं कि भाई इसमें ना और गेट में ये याद रख लेना कि जब जीरो जीरो होगा तो ही जीरो आएगा वरना वन आएगा। इतना सोचना ही क्यों है आपने? और का आपको प्रोबेबिलिटी में पता है कि आप प्लस करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप डाल के देख लीजिए ना एक बार आउटपुट क्या मिलने वाली है। इतना दिमाग आप रट्टे मारने में लगाएंगे, इससे अच्छा समझने में लगा दीजिए। फिर आता है एंड गेट। एंड में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो बनेगी, जीरो वन की मल्टीप्लाई जीरो बनेगी, वन और जीरो की मल्टीप्लाई आपकी जीरो बनेगी, और वन और वन की मल्टीप्लाई आपकी वन बनेगी। क्या आपको कुछ सोचना पड़ा इसमें? नैंड गेट। नैंड गेट में क्या है, आप नैंड गेट में क्या होता है आपका कि पहले एंड यूज होता है, उसके बाद आपका नोट यूज होता है। ऐसे ही नोर में पहले और यूज होगा और उसके बाद नोट यूज होगा। ठीक है, तो आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए जीरो और जीरो लेता हूं मैं, पहले एंड वाला अगर ऑपरेशन लगाऊंगा तो उसके एंड वाला ऑपरेशन क्या कहता है, मैं मल्टीप्लाई कर, तो जीरो जीरो की मल्टीप्लाई क्या आएगी, जीरो आएगी। और नोट उसके बाद जब यूज होगा तो उसका उल्टा कर देता है नोट, तो जीरो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, उसके बाद आउटपुट उसका उल्टा करके मिलेगी, मतलब वन। जीरो और वन की मल्टीप्लाई आपको जीरो मिलेगी और उल्टा उसका वन। वन और जीरो की मल्टीप्लाई आपको एंड लगाते ही जीरो मिलेगी, उसका उल्टा वन। वन और वन की मल्टीप्लाई आपको वन मिलेगी लेकिन उल्टा मतलब नोट लगाते ही आपको जीरो मिल जाएगी। और में क्या होता है आपका प्लस करते हैं, जीरो 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 होता है, नोट लगाते ही वन। वन और जीरो और वन आपका वन होता है, नोट नोट लगाते ही आपका जीरो। वन और जीरो वन होता है, नोट लगाते ही जीरो। वन और वन वन होता है, आप क्योंकि इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, टू तो लिख नहीं सकते, तो वन और वन आपका वन होता है, उसके नोट लगाते ही आपका जीरो। क्या इसमें कुछ मैंने रट्टा मरवाया आपको? बस समझाया है कि भाई नोट उसको उल्टा कर देता है, और का मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है आपको प्लस करना है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है। और इसका भी रट्टा नहीं मरवाया मैंने, आपको आपके कॉन्सेप्ट में से उठवाया है कि जब आप प्रोबेबिलिटी में और वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसको प्लस लेके चलते हैं ना, कि इधर रेड और ब्लू, तो आप दोनों प्लस करके ही तो उसका आंसर निकालते हैं। तो यही हमारा मकसद है कि रट्टा ना लगवा के चीज़ों को समझाया जाए। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एक बोला जाता है कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो कंप्यूटर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज समझता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो आपकी 0110 की भाषा होती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ 01 इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं, देखिए, लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन ओरिएंटेड languages and require an extensive knowledge of computer hardware and its configuration. It is further divided into machine language and assembly language. Machine language फर्स्ट जनरेशन लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज सेकंड लेवल आपकी सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, तो मशीन अगर लैंग्वेज पूछा जाए तो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है जो स्ट्रिंग होती है 0 और 1 की। इसको किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि मशीन लैंग्वेज में ही तो ये लिखी गई है ऑलरेडी। ऑब्वियसली इसको लिखना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन
अगर ये एक बार लिखी गई है तो उसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस तरह की दिख सकती है, ये दिखेगी, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 55 को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। चलिए किसी स्पेशल सेशन के अंदर मैं आपके लिए ये वीडियो ले आऊँगा कि उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन हमें नहीं घुसना है इसके अंदर इतना, क्योंकि जो पीओ मेंस अगर आपके होते हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस या इस तरीके के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए 76 को कैसे लिखा जाएगा बाइनरी में, या बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया है उसको डेसिमल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। डेसिमल लैंग्वेज का बेस क्या होता है आपका 10 होता है, ठीक है, और जो बाइनरी लैंग्वेज का बेस होता है आपका 2 होता है। अब देखिए मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड में लिखा जाता है 01 के फॉर्म में। इट इज़ एफिशिएंट बट डिफिकल्ट टू लर्न। ये एफिशिएंट तो है क्योंकि इसे फास्ट होता है, ऑलरेडी किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को आप अगर इसमें लिखा हुआ है तो। लेकिन डिफिकल्ट है लर्न करना, क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे कि ये लिखा हुआ क्या है जब तक इसको डिकोड नहीं करेंगे। एडवांटेज तो ये है कि प्रोग्राम फास्टली रन करता है, लेकिन ट्रांसलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों क्यों फास्टली रन करता है? क्योंकि ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज ये है कि इसको पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल है, और अगर किसी भी तरीके का डीबगिंग करनी है, बग मतलब कोई एरर आ गया है इसमें, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से 1 और 0 के अंदर ये एरर आया हुआ है, ठीक है। फिर आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होती है लेटर्स और नंबर्स का जो कॉम्बो होता है उसका, ठीक है। लेटर्स और नंबर्स का जो कॉम्बो होता है उसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। द सेट ऑफ सिंबल्स एंड लेटर फॉर्म द असेंबली लैंग्वेज। और एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो रिक्वायर्ड होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में, तो उस ट्रांसलेटर को बोला जाता है असेंबलर, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है कि ये इजी होती है अंडरस्टैंड करनी, और एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भाषा में हम पढ़े लिखे हैं उसी भाषा में हम इसके प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए जो लिखा गया है वो दूसरे पे चले ना चले इसकी गारंटी कोई नहीं होती, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज की। फिर बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं या जो लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं उसमें अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम माना जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सिंपल होती है। इंग्लिश और मैथमेटिकल जो सिंबल्स आप यूज़ करते हैं, प्लस माइनस परसेंटेज और डिवाइड वाले, वो सारे इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये सिस्टम ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती कि किसी सिस्टम पे चलेगी किसी पे नहीं चलेगी, ये सब जगह चल जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब कोई आपको अगर किसी का क्यूब निकालना है तो वो प्रोग्राम अगर आप इस कंप्यूटर में लगाएंगे तो भी चलेगा, दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बड़ी बात हुई, कब क्यूब निकालना है प्रोग्राम। जिसने प्रोग्राम देखे हैं, जिसने प्रोग्राम रन किए हैं, उसे पता है कि कितनी अलग लेवल की चीज़ होती है ये प्रोग्राम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म पूछी जाती है कोबोल की, फोर्ट्रान जो होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इस तरीके के जो लैंग्वेजेस है वो सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है कि ये इजी टू लर्न एंड यूज होता है। लैंग्वेज असेंबलर किन्हें बोला जाता है? लैंग्वेज असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर क्या होता है? ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और सिंगल पार्ट में ही कर देता है। ये लाइन टू लाइन नहीं करता, ये आपका सिंगल वन गो के अंदर आपका कंपाइल कर देता है और बता देता है कि एरर कौन सी लाइंस के अंदर है। फिर बात आती है कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरीफेरी किसको बोलते हैं? एक सर्कल है, उसकी पेरीफेरी जो होती है वो ये होती है, ठीक है, बाहर वाली जो सर्कमफ्रेंस होती है। तो इसका मतलब सराउंडिंग में जो कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, दो तरीके की डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो लिंक बनाती है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों आपके इनपुट डाटा आप डाल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट कीज़ है कंप्यूटर के अंदर जो पूछी जा सकती है, एक होती है टॉगल की। टॉगल की क्या होती है? ग्रुप ऑफ कीज़ होती है बिटवीन टू डिफरेंट कीज मोड, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका सेम डेटा आपका सेंसिटिव जो होगा वो टैप किया जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप एस दबाते हैं, ठीक है, तो एस आपका इस तरीके का टाइप हो रहा है, लेकिन जब आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आपका एस इसमें चलेगा। उसके बाद अगर आप आर दबाएंगे तो इसमें चलेगा, पी दबाएंगे तो इसमें चलेगा, वी दबाएंगे तो इसमें चलेगा, ठीक है। तो जो सारा आपका
कैप्स लॉक है वो ऑन कर देते हैं, तो सारे कैप्स लॉक ऑन करने के बाद अपर केस या लोअर केस में चलते हैं, डिपेंड करता है कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है। नम लॉक में क्या होता है कि नंबर अगर आप 1 2 3 4 नहीं दबाना चाहते हैं साइड वाले, तो आप नम लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपका स्क्रॉल लॉक अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रॉल लॉक दबा सकते हैं। इंसर्ट मॉडिफायर की ये कॉम्बिनेशन में काम करती है, इसलिए इन्हें कॉम्बो कीज भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये अकेले अपने आप में कुछ काम नहीं करते, लेकिन इनको किसी के साथ दबाया जाता है तो काम करती है। जैसे कि ए को अगर दबाया जाएगा तो ये आपको इस तरीके से दबेगा, लेकिन जब इसको कंट्रोल के साथ दबाया जाएगा तो ये सारे जितना भी उसके उस स्क्रीन के ऊपर कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही कंट्रोल को किसी अलग चीज के साथ दबाया जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो डिफाइन होना चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर, तो वो उसके लिए एक अलग की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2 दबाते हैं, ठीक है, तो आपका 2 की तरह काम करेगा। अपर रो वाले की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड होता है, यहाँ वाले की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखे होते हैं, जो आपके फंक्शनल कीज होती है उसके पास, ठीक है, तो 2 दबाएंगे तो सिर्फ 2 दबेगा, लेकिन जब उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे, शिफ्ट प्लस 2 दबाएंगे, तो आपका ये @ की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी मॉडिफायर कीज होती हैं जो किसी दूसरे के साथ दबाने पे मॉडिफाई कर देती है नॉर्मल एक्शन को। फिर आती है फंक्शन की, जैसे कि F1 से लेकर F12 तक जो होती है वो आपकी सारी फंक्शन कीज होती हैं। ये कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर होती है, मेन अल्फा न्यूमेरिकल की से डिस्टिंक्ट होती हैं। सॉफ्टवेयर कैन असाइन अ फंक्शन, आप कुछ भी फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि ये दबाने पे मेरा ये काम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं माउस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग और कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है, जिसके ऊपर पहले राउंड बॉल हुआ करता था, लेकिन अब आपके बिना राउंड बॉल वाले भी माउस आने लगे हैं। आपके वायरलेस माउसेस भी आने लगे हैं, ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल को सेंड करते हैं किसके ऊपर? सीपीयू के ऊपर, जब माउस के ऊपर बटन दबाया जाता है तो ये सिग्नल भेजने का काम करते हैं। कर्सर बेस्ड कंट्रोल डिवाइस होती है ये। जॉयस्टिक, जो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए जो यूज किया जाता है, टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर कर्सर पोजीशन को चेंज करने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। लाइट पेन जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे मैं अगर ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं आती, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ बना दिया करते थे, सूरज थोड़ा सा उगता दिखा दिया करते थे, यहाँ पानी आ रहा होता, इससे ये बेसिक डिज़ाइन है जो सबको आता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये मैंने किया तो ये मैं लाइट पेन ही तो यूज़ कर रहा हूँ ये चीज़ें आपके लिए ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट जो आपका डिस्प्ले मेनू आइटम्स है या ड्रॉ करने के लिए पिक्चर मॉनिटर के ऊपर, वो आपकी लाइट पेन के थ्रू की जाती है। ट्रैक बॉल आपको मोस्टली नोटपैड, जो नोटबुक्स है और लैपटॉप्स है उसके ऊपर दिखता है, ठीक है। ये आपकी हाफ इंसर्टेड होती है और हाफ जब आप मूव करते हैं उस बॉल को तो आपका प्रिंट जो आपका पॉइंटर है वो मूव करता है, लेकिन आज की डेट में ये हटा दिया गया है। ट्रैक बॉल सब आपके जो टच पैड है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। स्कैनर आपका जो है वो स्कैन करता है प्रिंटेड मटेरियल को और कन्वर्ट करता है फाइल फॉर्मेट में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं पीसी के ऊपर। प्रिंटर आपका प्रिंट देने का काम करता है, ठीक है। MICR की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये जो आपके कंप्यूटर पेरिफेरल से उससे रिलेटेड डाटा था जो हमने आपको आज करवाया, अगर आपके अंदर देख ली थी। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर के आउटपुट को इन फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाय यूजर। अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जो होगा यूजर के लिए, उसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म में रिजल्ट देगा, हमें मशीन लैंग्वेज में रिजल्ट देगा, लेकिन हम क्या समझ पाएंगे वो? नहीं, वो हमें चाहिए हमारी फॉर्म में, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो ट्रांसलेट करती हैं कंप्यूटर के आउटपुट को इन द फॉर्म ऑफ डिजायरेबल फॉर्मेट ऑफ यूजर। जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी है? जैसे कि मॉनिटर हो गया, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर मेन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कंप्यूटर में जो दिखती है आपको, वो मॉनिटर होता है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। जो टाइनी डॉट्स है जिनसे मिलके इमेजेस बनी होती हैं मॉनिटर के ऊपर, उन्हें बोला जाता है पिक्सल्स।
दैट आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये सारे पिक्सल्स अरेंज्ड होते हैं और दोनों ये सारे पिक्सल्स मिल के अपने शार्पनेस से इमेज बनाते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल्स पे ये डिपेंड करता है। दो टाइप की आपके व्यूइंग स्क्रीन हो सकती है मॉनिटर की, एक होती है CRT, एक होती है FPD। CRT होती है कैथोड रे ट्यूब, एक होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब जो है वो स्मॉल पिक्चर्स एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिक्सल्स बोला जाता है। जितने छोटे पिक्सल होंगे उतनी बेटर आपकी इमेज क्वालिटी होगी, ठीक है। दूसरा ये आता है आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में क्या होता है, एक वीडियो डिवाइस होती है जिसमें आप जिसकी वॉल्यूम रिड्यूस्ड होता है, साइज छोटा होता है, वेट और पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू CRT उसकी कम होती है, ठीक। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर इट इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। पेपर के ऊपर आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप प्रिंटर के थ्रू लेंगे। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं मेनली, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर छोड़ना। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जो स्ट्राइक करते हैं, ऐसी मशीन जिसमें स्ट्राइकिंग होती है पेपर के ऊपर, रिबन के ऊपर, फिर वो प्रेस होता है पेपर के ऊपर। नॉन इम्पैक्ट में वो जैसे कि लेज़र प्रिंटर आ गया, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की स्ट्राइकिंग नहीं होती, वो जस्ट सीधा प्रिंट हो जाता है आपका, ठीक है, यूजिंग रिबन, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग स्ट्राइकिंग ऑफ रिबन। स्ट्राइकिंग नहीं होती जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर होती है। प्रिंटर जो होता है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, वो कंप्लीट पेज को एक ही टाइम में आपका प्रिंट करके दे देता है, जैसे कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। यूज़र सबसे पहले यूज़र इंटरफेस आता है, उसके बाद फाइल्स को मैनेज कैसे किया जा रहा है, फोल्डर्स वगैरह जो हो गए, उसके बाद इनपुट आउटपुट कैसे काम कर रही है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये भी मैटर करता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, और फिर आता है सबसे छोटा पार्ट कर्नेल, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे छोटा, सबसे बीच वाली लेयर या कोर लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, ठीक है। और फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट, फिर इनपुट आउटपुट, फिर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर आता है यूजर इंटरफेस। डिटेल में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, टाइप्स ऑफ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एक। द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, जो यूज़र है उसकी बात की जा रही है। हर यूज़र अपना अपना काम करता है ऑफलाइन डिवाइस की तरह, और पंच करता है कार्ड्स एंड सबमिट कर देता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। वो बाद में सारा कंपाइल करके इकट्ठा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवा देता है। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि ये बहुत लोगों को अलग अलग लोकेशन पे काम करने की आज़ादी देता है सेम टाइम के ऊपर, ठीक है। इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग। एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग की, ठीक है। फिर आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप पीसी के ऊपर काम करते हैं तो ऐसे तो है नहीं दो लोग बैठ के इकट्ठे अलग अलग काम कर सकते हैं, एक ही बंदा दो अलग अलग काम जरूर कर सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डेवलप्ड एंड इंटेंडेड टू यूज ऑन अ कंप्यूटर और सिमिलर मशीन दैट विल ओनली हैव अ सिंगल यूजर एट ए टाइम। टास्क मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन यूजर सिंगल ही होगा। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जिसमें मल्टीपल यूजर होते हैं अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर या अलग अलग टर्मिनल्स के ऊपर, जो सिंगल सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच टाइम interval required to process and respond to inputs is so small that it controls the एनवायरमेंट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग जगह लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, रियल टाइम में ये सब कुछ हो रहा होता है। इट इज ऑलवेज ऑनलाइन, वेयर एज ऑनलाइन सिस्टम नीड टू नॉट टू बी रियल टाइम, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि टाइम इंटरवल जो होता है प्रोसेस करने में और रिस्पॉन्ड करने में वो ना के बराबर होता है, बहुत कम टाइम में होता है। इसका मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बोला जाएगा कि हमने कोई डाटा पंच किया और हाथों हाथ हमें रिजल्ट मिल गया। बूट किसे बोलते हैं, कहते हैं ना कि भाई अपना कंप्यूटर बूट पे कर लीजिए। कोल्ड बूट, वार्म बूट, दो टाइप के बूट होते हैं। पहले ये समझिए बूट क्या है। जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होना शुरू होता है, अपने जो एसेंशियल प्रोग्राम्स है उनको रन करना शुरू कर देता है। इसे बोला जाता है बूटिंग। प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। अब बूटिंग दो तरीके की हो सकती है, एक होता है कोल्ड बूट, एक होता है वार्म बूट।
वो कोल्ड बूट ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ऑफ पोजीशन से, तो ये होता है कोल्ड बूट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ऑन है उसको ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये आपका वार्म बूट में काउंट होता है। ठीक है, कोल्ड बूट और वार्म बूट में फ़र्क जानिएगा। एक आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर DBMS का सबसे बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि डेटा ही है ये कंपनी के पास जो है। ठीक है, तो उसको डेटा को मैनेज करने के लिए DBMS सिस्टम यूज होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। DBMS एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है एक डेटाबेस को, लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा को और उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए बाय न्यूमेरस यूजर्स। ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है उसे DBMS बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर सपोर्ट सिस्टम है। आप अगर कंप्यूटर बैंक में यूज़ करते हैं तो एक ही सिस्टम को अलग अलग लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मुंबई में किसी ने किसी के अकाउंट में पैसे जमा करवाए तो दिल्ली के अंदर वो दिख जाएंगे रियल टाइम के ऊपर। ठीक है, तो वो सेम डेटा को सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यही होती है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की खासियत। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सूट है ऑफ इंटर रिलेटेड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्वर्स एंड सर्विसेज ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1989। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, तो 1989 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। वर्ड में क्या होता है कि आप वर्ड प्रोसेसर होता है, आपको एडिटिंग फॉर्मेटिंग टूल्स मिलते हैं इसके अंदर। आप इंक्लूडिंग स्पेल चेक कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, लिंक एम्बेडिंग आता है आपका। मेल मर्ज करना आपको आना चाहिए, जब आप ज्वाइन कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये मेल मर्जिंग। ठीक है, तो गूगल पे आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हाउ टू डू मेल मर्ज, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मेल मर्ज कैसे होता है। ये तो बेसिक सी चीज़ आपको आनी भी चाहिए। अनदर फीचर होता है आपका वर्ड रैपिंग, जो कि आप सारे टेक्स्ट को आप स्पेसिफाइड मार्जिन्स के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल आ गया आपका, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें आप डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिडेंडेंसी आपकी नहीं होती, रिडेंडेंट एरर्स जो होते हैं वो आपके निकल जाते हैं। आप ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, इसे बोलते हैं MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में आप अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, ये आपके स्लाइड शोज से इसमें स्लाइड शोज क्रिएट हो जाती है आपकी। इसमें आपके टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, साउंड भी आप डाल सकते हैं, एनिमेटेड मीडिया भी डाल सकते हैं। जो कि इसके फीचर, जो मेन फीचर हैं वो है वर्ड आर्ट, कि आप शेप्स दे सकते हैं अपने जो वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर। तो ये आपके स्कूल्स, ऑफिस वर्क दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। कीबोर्ड के जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। Alt+F से क्या होता है, मेनू ऑप्शन, आप फाइल मेनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। ठीक है, Alt+E क्या होता है, एडिट कर सकते हैं आप। Ctrl+A से ऑल टेक्स्ट को, आप जितने भी सारे टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। F से फाइंड कर सकते हैं, X से आप कट कर सकते हैं सिलेक्टेड आइटम को। Shift+Delete से परमानेंटली आप डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं सेलेक्टेड आइटम को। Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं सिलेक्टेड आइटम को। Ctrl+Insert से आप कॉपी कर सकते हैं सिलेक्टेड आइटम को, वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। Shift+Insert से आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, Ctrl+V से और Shift+Insert से दोनों से ही आप पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ कॉपी कर सकते हैं दोनों से ही। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर होम पे जाना चाहते हैं, मतलब होम दबा देते हैं तो आप बिगिनिंग पे चले जाते हैं। Ctrl+Home दबाएंगे तो बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे। करंट लाइन के बिगिनिंग पे जाने के लिए होम दबाइए, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे जाने के लिए Ctrl+Home दबाइए। एंड पे, लाइन के एंड पे जाना है तो आपको अगर एंड पे जाना है तो आपको एंड दबाना है। डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है तो Ctrl+End दबाना है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो डायरेक्टली पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, वो मैं बता देता हूँ। अगर .txt लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नोटपैड की फाइल है। .mbd लिखा है तो वो डेटाबेस की है। ठीक है, .exe लिखा है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको DOC भी मिल जाता है, DOCX भी मिल जाता है। X का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, स्प्रेडशीट में आपको XLS मिलता है, पावर पॉइंट में आपको PPT मिलता है। इमेजेस आपके अलग अलग तरीके की हो सकती है, PNG, JPG, JPEG।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ जो 5th लेक्चर है, उसके अंदर आपको नेटवर्किंग, इंटरनेट, लैन, वैन, मैन, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, इंटरनेट, वायरसेस के बारे में करवाने वाला हूँ। रही है टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके सामने मैं निशान लगाता जाऊंगा। बोल्ड होता है कंट्रोल प्लस बी से एमएस ऑफिस के अंदर। चेंज केस, जब आप केस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F3 से कर सकते हैं। ये बेसिक है जो आपके ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल लाइन वैसे सेंट्रल कंट्रोल प्लस ई से कर सकते हैं आप, वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था इसके बारे में। कॉपी कंट्रोल प्लस सी से होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। ठीक है, कॉपी का मतलब ये होता है कि जब आपने इसको कॉपी किया तो ये यहाँ तो पड़ा रहेगा ही रहेगा, कहीं और पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी से, ठीक है, तो यहाँ पे भी दोबारा कॉपी लिखा जाएगा। ठीक है, अलाइन को आप कॉपी करेंगे तो अलाइन यहाँ भी रहेगा, और कहीं और जाके पेस्ट करेंगे तो अलाइन यहाँ भी पड़ा रहेगा। लेकिन जब करेंगे तो यहाँ वाली चीज़ उठ के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कट हो जाती है चीज़। जब तक वो कहीं पेस्ट नहीं की जाती तो वो टेम्परेरली वहीं पड़ी रहती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहीं पेस्ट किया नहीं आपने और स्विच ऑफ कर दिया कंप्यूटर को, ठीक है, तो आप जब देखेंगे कि वो कट वाला जो ऑप्शन है या जो भी आपने कट कर किया था इस फोल्डर को, वहीं पड़ा है। डिलीट अ वर्ड, आप डिलीट कैसे करते हैं एक वर्ड को? कंट्रोल बस एक बैक स्पेस दबाते हैं तो एक डी के पास मान लीजिए कर्सर है, ठीक है, तो बैक स्पेस दबाएंगे तो डी गायब होगा, एक बार और दबाएंगे तो आर गायब होगा, फिर ओ हटेगा, फिर डब्ल्यू हटेगा, फिर ये स्पेस हटेगा, फिर ए हटेगा। लेकिन आप इस पूरे वर्ड को ही गायब करना चाहते हैं तो कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा ये गायब, फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस तो फिर ए, फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस तो फिर पूरा डिलीट गायब हो जाएगा। तो वर्ड डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। फाइंड और रिप्लेस करने के लिए जब आप सर्च करते हैं, जैसे कि आप PDF आती है कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट्स की, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना रोल नंबर ढूंढते हैं और आई होप आपको इस बार मिल जाए अपना रोल नंबर उसके अंदर। ठीक है, तो आप कैसे सर्च करते हैं? कंट्रोल प्लस F से सर्च करते हैं अगर आप MS ऑफिस के अंदर सर्च कर रहे हैं उस फाइल में से तो। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं, प्लस का मतलब ये होता है कंट्रोल के साथ दबाते हैं। एंड में जाना हो तो कंट्रोल एंड दबाते हैं। एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो कि भाई यहाँ पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो किसी और लिंक पे चला जाए, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस के दबाते हैं। अगर आप उसको इटैलिक साइज में करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई दबाते हैं, कंट्रोल प्लस यू से आप अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करते हैं। लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं। नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, नई आप सीट तैयार करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ। ओपन द थिसार्स करना चाहते हैं आप, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई इस नाम का कोई और ऑप्शन ऑल्टरनेट मेरे पास क्या है, तो आप शिफ्ट प्लस F7 से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी से कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी से। ये जो कमांड्स होती हैं, प्रिंट वाली, पेस्ट वाली, कॉपी वाली, बोल्ड वाली, इटैलिक वाली, ठीक है, नए डॉक्यूमेंट वाली, ये आपके रूटीन में काम आती है। तो वही चीज़ें आपसे पूछी जाती है जो रूटीन में काम आती है। ठीक है, तो रिपीट योर लास्ट एक्शन, अगर आप लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं F4 से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई से भी कर सकते हैं। सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस। सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए दबाने के बाद कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो जो सारे सिलेक्टेड है वो सारा बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। एंड को करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड। स्पेल चेक अगर आप करना चाहते हैं, स्पेलिंग चेक, तो F7 से कर सकते हैं। ठीक है, अंडू करना चाहते हैं किसी भी एक्शन को तो आप कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हैं। और रीडू करना चाहते हैं यानी रिपीट योर लास्ट सेक्शन, तो आप कंट्रोल प्लस वाई कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट देख लेते हैं क्या है। नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो अलाउ करता है कंप्यूटर्स को टू एक्सचेंज डेटा को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का जो अलाउ करता है नेटवर्क, उस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क बोला जाता है। ये एक दूसरे के साथ किसी लिंक के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, कोई केबल हो सकती है जिसके साथ ये कनेक्टेड रहते हैं, या वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। इसके अंदर जो 5 कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेंडर,
तो और लास्ट में होता है रिसीवर, जिसके पास मिलेगी चीज़। सेंडर किसी इक्विपमेंट के थ्रू भेजेगा, रिसीवर अपने इक्विपमेंट के थ्रू उसको रिसीव करेगा। बीच में जो माध्यम होगा उसे कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। सेंडर के पास डिवाइस होती है, रिसीवर के पास डिवाइस होती है। सेंडर जिस मीडियम से भेजता है मोडम से भेजता है, और रिसीवर मोडम से उसको रिसीव करता है। बीच में जो होता है उसे कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग नेटवर्क्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? एक होता है लैन, एक होता है मैन, और एक होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सच एज एन ऑफिस और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या एक बिल्डिंग के अंदर आप लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर अगर आप रीजन, लार्ज रीजन है, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे मैन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। MAN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो सबसे बड़ा होता है। ज्योग्राफिकल लेवल के ऊपर दो या दो से ज़्यादा लैन या वैन आपके कंसिस्ट हो जाते हैं इसके अंदर जब कनेक्शन होता है वैन के थ्रू, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, किलोमीटर के चक्रों में मत पड़िएगा, नहीं पूछेगा कोई। टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी बेस्ड भी होता है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में तो ये होता है कि एक पैकेट होता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है और उस नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेज लगे हैं सबको वो रिसीव हो जाएगा, जैसे कि ब्रॉडकास्ट टीवी पे होता है, ठीक है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब टोपोलॉजी एक होती है स्टार। स्टार मतलब एक आपका बेस, इसको हब भी बोलते हैं, नोड भी बोल देते हैं, बीच वाले को बोलते हैं हब। इसके साथ स्टार फॉर्म में जितने कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वायर्स के साथ जुड़े होते हैं और यहाँ पे नोड है, यहाँ नोड, 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 ठीक है। एक और तार होता था, एक और बार नोड बोलना पड़ जाता। तो ये क्या होता है, एक स्टार की फॉर्म में होता है। तो इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि अगर ये नोड खराब हो गया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि इसमें स्टार के अंदर कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको पूछा जाएगा कि कंप्यूटर खराब हो गया तो क्या दूसरे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हब खराब हो गया तो फर्क पड़ेगा। फिर आता है ट्री। ट्री में क्या होता है, एक नोड, एक हब होता है, उससे एक कोई नोड जुड़ा होता है, इससे फिर आगे दो, फिर इससे आगे दो तीन, ठीक है, फिर इससे, फिर इससे। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक वायर खराब हो गई ये वाले, तो इसके आगे वाले तो खराब हो ही गए, क्योंकि ये हब्स के साथ तो कनेक्शन बना ही नहीं पाएंगे अब, ठीक है। तो आपका ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें ट्री के ब्रांचेस के तौर से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, नोड 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 नोड, कोई जरूर नहीं है कि गोल ही हो ये रिंग, ठीक है, और ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक हब होता है आपका, ठीक है। अगर ये मान लीजिए वायर खराब होगी तो ये सारा कनेक्शन बीच में से टूट जाता है, इसलिए रिंग टोपोलॉजी कम यूज़ की जाती है, स्टार ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर आती है एक बस। बस भी ज़्यादा यूज़ की जाती है। बस में क्या होता है, एक सीट होती है, बस एक ये इस तरीके से सीट होती है कि नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वाली वायर खराब होगी तो ही सबका कनेक्शन टूटेगा, लेकिन अगर ये अकेली खराब हुई तो इसका किसी और पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाटा सब जगह बाकी जगह तो पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। एक होती है मैश टोपोलॉजी, वो भी बता देता हूँ आपका। मैश में क्या होता है, ना तो कोई रिंग होती ना स्टार होता, ये दो के साथ जुड़ा है, ये क्या पता तीन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ट्रांसमिशन मीडिया, मीडिया किस तरीके का ट्रांसमिट किया जा सकता है, किस तरीके से ट्रांसमिट किया जा सकता है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले नेटवर्क केबल्स के थ्रू किया जा सकता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे कि ट्रैफिक जो होता है डिस्ट्रीब्यूट, जो नेटवर्क का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। तो केबल ऑपरेटर्स का आप ऑप्शन लेके चल लीजिए, ठीक है, दिमाग में चल लीजिए। रिपीटर्स, रिपीटर क्या करते हैं, आपके जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करते हैं और रीसेंड कर देते हैं, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस पे अगर सिग्नल भेजना है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज कर देते हैं आपकी, ठीक है। तो रिपीटर्स क्या काम करते हैं, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। ब्रिज एक लाइन को दूसरे से कनेक्ट करने में काम आता है। राउटर्स आपके डेटा पैकेट्स को नेटवर्क के थ्रू फॉरवर्ड करने के लिए काम में आता है, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार आपसे। इट इज नेटवर्क अडेप्टर दैट यूजुअली कम्स बिल्ट इन कंप्यूटर विदाउट विच अ डिवाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। इसमें किसी भी कंप्यूटर में अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है तो वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी इनबिल्ट ही आता है कंप्यूटर के अंदर। फिर आता है आपका यूएसबी। यूएसबी आपने केबल भी देखी हुई है, ठीक है। तो एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये, यूनिवर्सल बस कंट्रोलर, ठीक है।
फिर आता है मोडम। मोडम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर ट्रांसमिट करता है जो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स उनके ऊपर। इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, ये ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंटरनेट की वो क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है आपका ईमेल या चैट्स के थ्रू, फाइल और सॉफ्टवेयर ट्रांसफर आप कर सकते हैं, वेरियस डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट साइट्स होती है, कंपनी वेबसाइट्स होती हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट कमर्शियली या नॉन कमर्शियली पर्पज़ के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के ये यूजेस हो गए। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार आपसे, इज कॉमनली नोन एज वेब और WWW वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्ली। 1989 के अंदर टिम बर्नर्ली के द्वारा ये डेवलप किया गया था WWW। एक सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो एक्सेस किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो इंटरलिंक्ड है। दीज मल्टीमीडिया पेजेस आर एवर चेंजिंग, इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वेब ब्राउजर। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, यूनिक एड्रेस होता है हर कंप्यूटर का, ये बात याद रखिएगा, हर पीसी का एक आपका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लस्टर वायरस क्या होता है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जो इकट्ठा आता है और एक प्रोग्राम के ऊपर एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस जो इल्यूजन क्रिएट करता है कि वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है हर प्रोग्राम को। ठीक है, आपको लगता है कि ये हर जगह पहुंच चुका है वायरस, हर जगह आपको सेम फाइल्स क्रिएट हुई मिलती है हर फोल्डर में जहां भी जाएंगे, उसे बोलते हैं क्लस्टर वायरस। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म का मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है। कीड़ा क्या करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे मल्टीप्लिकेट होते रहते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं। तो ये वॉर्म्स ऐसा वायरस है जो डुप्लीकेट करता है इटसेल्फ इन द होस्ट, ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है, हर जगह ये बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। बॉम्ब्स क्या है, ये यूजर के डिस्क में छुपा रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जीव है, ये एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है जो कि हार्मफुल होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो उस वायरस को, यानी वायरस वाले उस प्रोग्राम को जो हार्मफुल है उसको नलीफाई करने का काम करता है, उसे एंटीवायरस बोलते हैं। कोई जीव मत सोचने लग जाइएगा कि जीव है, कोई कीड़े वगैरह है। ठीक है, इट हाइड्स इन यूजर्स डिस्क एंड इज ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक इवेंट, किसी स्पेसिफिक इवेंट से ये ट्रिगर्ड होते हैं कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ही ये अपने आप को फैलाएंगे इधर उधर फाइल्स के अंदर। टॉर्जन हॉर्स क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो अपीयर होता है हार्मलेस, लेकिन ये हार्मलेस होता नहीं है। ऑब्वियसली वायरस है तो हार्मलेस होगा ही नहीं, बट ये अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करते जैसे कि वॉर्म्स करते हैं। स्टेल्थ वायरस क्या होता है, ये रिसाइड करता है कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर और इसको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड होता है, इसीलिए आपको अलग अलग वायरसेस कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि वो वायरसेस जो डिटेक्ट होने मुश्किल हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन आता है क्विक हील। ठीक है, वायरस है ये, एंटीवायरस है सॉरी। मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो नाम से पता चल रहा है कि ये आपका स्पेसिफिक फाइल टाइप को इन्फेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो वायरस होता क्या है, एक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए, फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ASCI जो CII है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, CGA होता है कलर ग्राफिक एडेप्टर, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है आपका। ठीक है, DVD क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, HTML बहुत बार पूछा जाता है आपसे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IDE इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जब आपकी एकदम से लाइट चली जाती है तो कुछ टाइम के लिए आपका कंप्यूटर चलता रहेगा UPS के कारण, ताकि आप अपना जो डेटा है उसको सेव कर लें। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस खत्म करते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय डगलस एंजलबर्ट। एंजलबर्ट के
बारे में आपने सुना होगा कि पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन किसने किया था? ब्रेंडन ईच ने। टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का, और गोइडो वैन रसम ने किया था पाइथन लैंग्वेज का, जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और कार्ल सैसरनाथ ने फर्स्ट मल्टीमीडिया पीसी का किया था। तो ये आपको बस नज़र मार लेनी है, याद नहीं रखने, रट्टा अपने आप लगता जाएगा जब बार बार यूज़ होते जाएंगे। द टर्म बी इन द कोबोल लैंग्वेज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड डाटा मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर। बी का मतलब क्या है? तो बी का मतलब तो तभी पता होगा जब कोबोल की फुल फॉर्म पता होगी। कोबोल का मतलब है, सीओ का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बी का मतलब है बिजनेस। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम आप कर सकते हो 500% का, और कम से कम कर सकते हो आप 10% का। और ये बात याद रखिएगा कि फोर्ट्रान के बाद सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज इसे माना जाता है कोबोल को। फोर्ट्रान किस लिए यूज़ की जाती है? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है और फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज को डायरेक्ट मशीन समझ नहीं सकती, उसके लिए असेंबलर कंपाइलर लगाए जाते हैं, वो बाद में क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। तो मैक्सिमम 500% कर सकते हैं जूम, और मिनिमम 10% माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। IPv4 इज़ वाइडली यूज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस इन डैश बिट फॉर्मेट। IPv4 है तो 2 की पावर 4 करके देखिए आप कितना आता है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो IPv4 है, एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 से। अगर IPv6 हो तो 2 की पावर 6 करके एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। तो PV4 है तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 दूनी 32। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ये पूछा गया, तो 7 लेयर होती है, फिजिकल से लेके एप्लीकेशन लेयर तक, फिजिकल से लेके एप्लीकेशन लेयर तक। और याद करने का सिंपल सा कोई भी ट्रिक बना लीजिए, PDNT SPA मैं बता नहीं सकता आपको, मेरे वाली थोड़ी फ़नी है, ठीक है। तो आप नेट पे देख लीजिएगा कहीं पे जाके कि OSI की मॉडल की लेयर्स कैसे याद की जा सकती है शॉर्ट ट्रिक से। डैश कैन बी यूज फॉर स्पेल ग्रामर चेक इन MS वर्ड। स्पेल ग्रामर चेक करने के लिए MS वर्ड में क्या दबाया जाता है? किसको दबा के हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज में स्पेलिंग में कहीं गलती तो है या नहीं है? तो आंसर है इसका F7। ये पढ़ लीजिएगा, बाकी किस काम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, जी नहीं। टच पैड, जी नहीं। माउस, जी नहीं। कीबोर्ड, जी नहीं। मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है वो आउटपुट होती है, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे डाटा दिखता है कि हाँ ये काम हमारा हो रहा है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD? DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल वर्चुअल डिस्क भी बोल सकते हैं इसे, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज फॉर जनरल पर्पज। फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये किसने बनाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सो द डेवलपमेंट ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइस। किस जनरेशन के अंदर काम में ली जाने लगी? तो 4th जनरेशन के अंदर। 5th में तो रोबोट्स आ गए हैं जो भी चल रही है, और 4th कौन सी थी? 1971 से जो 80 के बीच में थी, जहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे कैलकुलेशन होती है CPU के अंदर, जहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। डैश इज ए डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम व्हेन द प्राइमरी पावर सोर्स इज लॉस्ट। कंप्यूटर लाइट होने के बाद भी 5-10 मिनट चलता रहता है, वो किसकी वजह से चलता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के अंतर्गत। अनइंटरप्टेबल याद रखिएगा, अनइंटरप्टेड नहीं है, अनइंटरप्टेबल है पावर सप्लाई। ये बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, अभी मैंने कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडिफायर की? मॉडिफायर की में कौन सी की नहीं आती है? तो इसका आंसर है कैप्स लॉक। क्यों? क्योंकि मॉडिफायर की हमेशा किसी के साथ दबाई जाती है, कैप्स लॉक हम किसी के साथ नहीं दबाते, ठीक है। क्योंकि हमें शिफ्ट के साथ वो अक्सर ना दबाना पड़े कैपिटल करने के लिए, इसलिए हम कैप्स लॉक दबा के छोड़ देते हैं। कैप्स लॉक अकेला ही दबाया गया होता है, ना कि किसी के साथ में। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। डैश इज द प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में कौन सा आता है? लेज़र। लेज़र एक इम्पैक्ट प्रिंटर में काउंट किया जाता है, उसे पढ़ लीजिएगा। इम्पैक्ट कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा होता है, डेफिनेशन। डैश इज द स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑपरेशन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क।
तो आंसर आएगा इसका प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी हमने याद किया था कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। 1 पेटाबाइट किसके इक्विवेलेंट है? 1 पेटाबाइट किसके इक्विवेलेंट है? 1024 टीबी के अंदर। कैसे याद रखेंगे इसको? जी टी पी ई वाई। गांधी तेरी पत्नी की ऐसी जिंदगी वाई। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, जीबी टीबी पीबी ईबी जेडबी और येटाबाइट। ठीक है, तो याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है? गांधी तेरी पत्नी की ऐसी जिंदगी वाई। कोई पूछ रहा है उसे। ठीक है, तो क्या पूछा गया हमसे? 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट किसके इक्वल है? 1024 टीबी के इक्वल। The disk with the least amount of storage space CDR can hold the maximum dash MB of data। हाँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस डैश CDR कैन होल्ड द मैक्सिमम डैश MB ऑफ डाटा। तो 700 MB। और जो CD होती है वो 700 MB का ले सकती है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा, और DVD 4.7 GB स्पेस। डैश रिटेन डाटा एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। जिस डाटा को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और जब तक मतलब पावर रहती है, लाइट रहती है उसके अंदर, ठीक है, तो वो वहाँ पे डाटा पड़ा रहता है। तो ये जब क्वेश्चन आप देखोगे तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि रोम नाम तो किसी में आएगा ही नहीं ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि रोम का तो पावर से कोई कनेक्शन होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पावर चाहे चली जाए चाहे पड़ी रहे, वो डाटा रोम के अंदर है, वो रोम के अंदर रहेगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो डाटा पावर है तब तक रहता है, ठीक है, और रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यहाँ रैम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारा चला गया। ठीक है, और जिसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे हम मोशन में लाना चाहते हैं, और मोशन में हम किसको लाते हैं? स्टैटिक चीज़ को, ना कि डायनेमिक चीज़ को। तो डायनेमिक रैम नहीं आएगा, स्टैटिक रैम आएगा इसका आंसर। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 8 होता है। 2 लेंस को कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ब्रिज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? वेब ब्राउज़र का। तो ये आपको नेट के ऊपर पता चल जाएगा मैकैफे क्या चीज़ है। वेरीफाइंग द वैलिडिटी ऑफ ए वेबसाइट विद अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज टर्म्ड एज ऑथेंटिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस मॉडल? डाटाबेस मॉडल कंस्ट्रेंट नाम का कोई नहीं होता। फैट इज अ स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव्स को फॉर्मेट करने के लिए एक स्टाइल होता है फैट। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। वो फाइल को एलोकेट कर देती है पहले ही। डैश इज यूज टू डिस्क्राइब ह्यूमन सिस्टम अपोज टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करने की बजाय इस चीज़ को ह्यूमन सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ह्यूमन क्या है? लाइव है, मतलब जिंदा है, जी रहे हैं, लिव। ठीक है, तो फर्मवेयर, मालवेयर, फ्रीवेयर, होमवेयर अलग चीज़ों के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है, लिववेयर इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है। Which of the following term is to describe unwanted repetitious messages such as unprompted? बल्क में ईमेल में जो आते हैं repetitious, जो रिपीट होते रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? स्पैम बोला जाता है। स्पैम पे क्वेश्चन बनता है, आरआरबी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है स्पैम के ऊपर, तो बेसिक पता होना चाहिए आपको। डैश इज एट द टॉप ऑफ विंडो एंड बियर्स इट्स नेम। टाइटल बार। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डैश वॉज द फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड डिवाइस पावर्ड बाय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? मतलब किसके अंदर डल के आया था ऑपरेटिंग सिस्टम? HTC ड्रीम के अंदर। जीमेल कब स्टार्ट हुई? 2004 के अंदर। ये तो रट्टे वाले क्वेश्चन हैं। .htm फाइल एक्सटेंशन, डॉट के बाद जो भी होता है वो फाइल एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो HTM किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो HTML के लिए यूज़ किया जाता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML किसके के लिए यूज़ किया जाता है? वेब पेज के डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, ऑडियो के लिए MP3 होता है, एडोब फोटोशॉप के लिए अभी देख लेते हैं, PC के लिए देख लेते हैं क्या होता है। HTM होता है वेब पेज सोर्स टेक्स्ट के लिए, EXE होता है PC की एप्लीकेशन के लिए, .APK होता है मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन के लिए, AIF होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, जो IF होगा उसमें यही बनता दिखेगा आपको। I का मतलब इंटरचेंज। PSD होता है एडोब फोटोशॉप के लिए, DIF होता है डाटा इंटरचेंज
फॉर्मेट, तो आई का मतलब फिर यहाँ पे इंटरचेंज है। Dash is the method involving creating written or generated codes that allow information to be kept secret। सीक्रेट रखने के लिए डीबगिंग तो क्या होता है, एरर को ढूंढना और उसको हटाना। प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना। ओपन सोर्सिंग किसी भी चीज़ को, सोर्स को ओपन कर देना कि कोई भी उसको यूज़ कर सके। डाटा माइनिंग, डाटा निकालना एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट करना अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो क्रिप्टोग्राफी बनता है जिसका हमें मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब 4 ऑप्शन हमने उड़ा दिया, तो 5वां होगा ही होगा। Dash the term I stands for GIF के अंदर I का मतलब मैंने बताया था, I का मतलब होता है इंटरचेंज। लगभग जितनी बार भी I आता है तो वैसे भी याद रखना पड़ेगा आपको, I का मतलब होता है इंटरचेंज। और रिस्क लेनी है तो पेपर में ले सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता। मेंस के अंदर, हाँ प्री के अंदर आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, मेंस के अंदर रिस्क ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन इट स्पेलिंग चेक इज़ अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। फीचर जो अवेलेबल होता है MS वर्ड के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है, तो उसमें स्पेलिंग चेक का ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, तो इसका आंसर आएगा रिव्यू में। स्पेलिंग चेक हम कब करते हैं, जब हमें कोई चीज़ रिव्यू करनी पड़ती है, भी हाँ कोई गलती तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे रिव्यू ऑप्शन होता है और यहाँ पे जाके स्पेलिंग का ऑप्शन आपके पास आता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बाबेज को। और आर्टिफिशियल कंप्यूटर की बात की जाए तो एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। 3G की फुल फॉर्म क्या है, थर्ड जनरेशन। आप वीडियो को पॉज करके सारे जो एक्सप्लेनेशन है आंसर्स की वो आप देख सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। पाम टॉप किसे बोला जाता है, पाल्म किसे बोला जाता है, ये देखिए पाल्म होता है हथेली, ठीक है। तो हथेली पे जो यूज़ किए लेके हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं वो कौन से होते हैं जी, लैपटॉप होते हैं जी नहीं, टैबलेट जी नहीं, टैबलेट के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जो उनसे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर तो नहीं हो सकता पीसी तो, ठीक है, तो कॉमन सेंस का जो आंसर आएगा वो आएगा हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है। अब टैबलेट में भी आप अगर स्मार्ट टैबलेट यूज़ करते हैं तो हाँ आपकी हथेली पे रख के आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो बनेगा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो हाथ में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर है इसका परम 8000। जो फिलहाल है वो प्रत्यूष है, ठीक है, इसने मिहिर को रिप्लेस किया था। प्रत्यूष इंडिया का सबसे फास्टेस्ट अब तक का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वेदर फोरकास्टिंग के अंदर अलग अलग अनुमान लगाने पड़ते हैं, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, फिर देखते हैं कि तूफान कैसे कब आ सकता है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ फार्मूलाज के द्वारा चेक करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, फास्ट कैलकुलेशन होती है इनकी। तो इंडिया का फास्टेस्ट कौन है अब, प्रत्यूष है, और प्रत्यूष दुनिया का तीसरा है, ठीक है। दुनिया में बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आता है प्रत्यूष और इंडिया का पहला है, ठीक है। और दुनिया का पहला कौन है, USA का समिट नाम से है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंडिया का सबसे पहला कौन सा था, परम 8000। ये हमारी करंट की बात पूछ ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर होते हैं। शिफ्ट और ओल्ट आर मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती है, जो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में दबाई जाती है और उसका एक्शन बदल देती है। जैसे P अगर अकेला दबाया जाए तो कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ P दबेगा, ठीक है। लेकिन जब कंट्रोल के साथ दबाया जाएगा तो ये प्रिंट की कमांड का काम करेगा। K को वैसे दबाया जाए, K एक अल्फ़ाबेट की तरह काम करेगा, लेकिन कंट्रोल के साथ दबाया जाएगा तो ये एक हाइपरलिंक का काम करेगा, हाइपरलिंक ऐड करने का काम करेगा MS वर्ड के अंदर। Set of instructions that tell the computer regarding the task to be performed is commonly used as software. सॉफ्टवेयर बताता है कि कौन सी परफॉर्मेंस कैसे करनी है। नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू एम्पलीफाई अ नेटवर्क सिग्नल इज नोन एज रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने का काम करता है। वन ड्राइव इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफर्ड बाय विच कंपनी। गूगल ड्राइव तो हमें पता है गूगल ने दी है, तो वन ड्राइव किसने दी है, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये देखिए, अब जब आप गूगल पे लिखेंगे वन ड्राइव तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। तो आप गूगल पे एक बार चेक करके देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ये 5 GB फ्री स्टोरेज देता है आपको। इफ somebody is trying to acquire sensitive information by masquerading as another entity, the activity is known as। इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, जब कोई आपकी इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, तो इसे बोला जाता है फिशिंग। स्पूफिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है, आप उसको गूगल पे चेक कर सकते हैं।
HTTP की फुल फॉर्म क्या है? 2016 के अंदर पूछी गई थी RRB में, 2017 के अंदर पूछी गई है। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अनवांटेड रिपीटेड ईमेल्स को स्पैम बोला जाता है। ये देखिए स्पैम का ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज इकट्ठा धड़ाधड़ भेजती है सबको बिना सोचे समझे। ठीक है। कैम्ब्रिया एरियल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉन्ट फेस। फॉन्ट कैसा होगा? ये कैम्ब्रिया एरियल, ठीक है, और या मदर राइटर, जो जितने भी टाइप राइटर होते हैं वो सब कुछ जैसे टाइम्स न्यू रोमन वो सारे डिसाइडेड होते हैं। कम से कम बहुत ज़्यादा इसमें 150-200 के आसपास आपके पास फॉन्ट फेस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आता है कि एरियल यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन या एडल्ट या अबेस, जो भी अलग अलग, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे वर्ड्स ऐसे ही लिखे आएंगे। BCD इन अ कंप्यूटर मीन। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। शॉर्टकट की टू यूज़ इंसर्ट लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। इंसर्ट करना कोई लिंक को मतलब हाइपर लिंक ऐड करना। हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K होता है, तो हमारा ऑप्शन आएगा E, Ctrl+K। Oracle इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। MS पावरपॉइंट के अंदर मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं आप? MS पावरपॉइंट, MS वर्ड के अंदर मिनिमम तो 10% होता है, मैक्सिमम का थोड़ा डिफरेंस आता है। पावरपॉइंट के अंदर 400% होता है और MS वर्ड के अंदर 500% होता है मैक्सिमम। जावा के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? जावा के लिए एक्सटेंशन होता है .java। ठीक है। एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये फाइल कौन सी है। देखते हैं तो अलग अलग टाइप की कौन सी होती है एक्सटेंशंस। नोटपैड के अंदर अगर आप कोई फाइल सेव करेंगे तो वो .text होगी। डाटाबेस के अंदर तो MDB। एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी तो .exe। वर्ड के अंदर docx। x का मतलब होता है एक्सटेंडेड, doc डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट के अंदर XLS। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल के अंदर बनाई जाती है फाइल। पावर पॉइंट के अंदर PPT और इमेज PNG भी हो सकती है, JPG हो सकती है, JPEG भी हो सकती है। इनकी फुल फॉर्म देखेंगे, JPG क्या होता है, MPG क्या होता है, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है। इन एन ईमेल एड्रेस डैश सेपरेट्स द डोमेन नेम एंड यूज़र नेम ऑफ एड्रेस। तो एड्रेस के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम? तो एट यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए। कैसे? HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www जो होता है वो सब डोमेन होता है, वो टॉप लेवल डोमेन होता है, वो जो बिल्कुल लास्ट में होता है .com या .in। ठीक है। और जो बीच में होता है उसे बोला जाता है डोमेन नेम। ठीक है। तो डोमेन नेम, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो रूट डोमेन होती है। और इनको अलग करने के लिए अब देखिए, अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है तो माई डोमेन को और जो आपका एड्रेस है उसको अलग अलग करने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। यही हमारा मेन क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की दैट इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। बिट का आपको पता होना चाहिए। हाफ ए बाइट मतलब एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं और हाफ करेंगे तो 4 बिट होंगे। 4 बिट इक्वल होता है 1 नीबल के। 2017 RRB PO मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाफ ए बाइट मतलब 4 बिट। 4 बिट किसके इक्वल होता है? 1 नीबल के। 1 GB कितने के इक्वल होता है? 1024 MB के। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम पता है सबको, हाँ होता है। फायरफॉक्स सबको पता है होता है। एप्पल के अंदर सफारी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज और मैसेंजर का आपको मान लो नहीं पता। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके नाम में मैसेंजर आ रहा है, मैसेंजर नाम जिसमें होगा, जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर है, वो वेब ब्राउज़र नहीं है, वो एक वेब एप्लीकेशन है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है और यही पूछा गया है। अब देख लीजिए, ये ऐसा होता है याहू मैसेंजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से? जिनमें प्रेसिंग के द्वारा इंक छोड़ी जाती है पेज के ऊपर। तो इंकजेट में नहीं, लेजर में नहीं, सॉलिड इंक में नहीं, डॉट मैट्रिक्स के अंदर जी हाँ ये प्रेस किया जाता है और थर्मल में हीट की वजह से। तो आंसर आएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको पढ़ लीजिएगा फुल डिटेल के लिए। MPEG में जी का मतलब क्या है? जी का मतलब होता है ग्रुप। देखिए कैसे। MPEG की फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG की मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो MPEG की होती है। साथ में आ जाता है ऑडियो लेयर 3। क्यों? क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ऑडियो लेयर 3। MP4 में मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 ऑडियो वीडियो कन्वर्टर। क्यों? क्योंकि MP4 में ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। MP3 में सिर्फ ऑडियो होती है। PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, फिर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए, फिर आईसीज, फिर वीएलआईसी, फिर यूएलआईसीज। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। 46 से 59, 59 से 65, 65 से 71, 71 से 80 और पाँचवीं जनरेशन 80 से लेके अब तक चल रही है। CAD में ए का फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एडेड है यहाँ पे, आप इसके फुल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। CAD आप बस फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एब्रीवेशन पता होनी चाहिए। CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की क्या होती है। RRB कभी भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है, वही आपको कंफ्यूज करेगा। DVD इज एन एक्रोनिम फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वीडियो डिस्क, और डिजिटल विजुअल डिस्क जी नहीं। तो A और B दोनों, तो इसका मतलब आंसर बनेगा D। OSI मॉडल के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहाँ होती है? कौन सी लेयर के ऊपर होती है? तो आंसर आएगा प्रेजेंटेशन लेयर। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए लेयर होती है 7 OSI मॉडल के अंदर, और नाम पता होना चाहिए। सबसे नीचे वाली होती है फिजिकल और लास्ट वाली होती है एप्लीकेशन लेयर। बीच में जो लेयर होती है 5, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी इतना कोई सीरियस नहीं पूछा जाता। जैसे देखिए इंक्रिप्शन का जो ऑप्शन आता है वो किस में होता है? प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है। यही क्वेश्चन था। इन डैश नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ओनली सिंगल केबल। सिंगल केबल के साथ कौन सी टोपोलॉजी के अंदर सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं? सारे डिवाइसेस सिंगल केबल के अंदर, मतलब ये केबल है एक, और यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, और यहाँ पे एक कंप्यूटर। और इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि जब ये वायर ख़राब हो जाते हैं तो सब काम करना बंद कर देते हैं। तो ये कौन सी होती है? बस टोपोलॉजी। बस के अंदर एक बस होती है, अलग अलग सीट्स बनी होती है। अगर बस ही ख़राब होगी तो सीट्स वाले कुछ नहीं कर सकते। देख लीजिए कौन कौन सी होती है। बस में एक वायर होती है, अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं। स्टार के अंदर स्टार की फॉर्म में होती है, यहाँ पे एक बीच में हब होता है, ठीक है। रिंग के अंदर एक रिंग में होते हैं सारे जुड़े हुए कंप्यूटर्स। मैश में जाल सा बना होता है, कोई पता नहीं होता कैसे जुड़े हुए, कैसे, कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ट्री के अंदर ट्री की एक जैसे एक हब हुआ, यहाँ पे 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इसके फिर आगे 2 जुड़े हुए हैं, फिर इसके 2 आगे जुड़े हुए हैं। तो ये एक ब्रांच का काम करता है। ट्री के अंदर यही होता है, पॉइंट टू पॉइंट सिंगल, 1 से 2 जुड़े हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ये इतना ज़्यादा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर यूज़ हो जाता है रिंग के अंदर। ये भी तो किसी 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसे पॉइंट टू पॉइंट बोला जाता है। Xbox इज़ अ वीडियो गेमिंग कंसोल लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। किसने लॉन्च किया Xbox को? तो Xbox को लॉन्च किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ब्लूटूथ डिवाइस किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है? मास्टर स्लेव के अंदर काम करती है। ये एक फ़ोन होता है जो मास्टर होता है, बाकी रिसीव करने वाले सारे इसके स्लेव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ चेंज नहीं कर सकते। Which among the following keys can be used in MS Word to enable spelling और grammar check? स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा।